आप सभी का स्वागत है सबलाइन क्लासेस में। हम आज देख रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी बूस्टर MCQ 4। तो चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि बाल विकास मनोविज्ञान में आज हम MCQ 4 देख रहे हैं और 3 MCQ आप पूरे कर चुके हैं। जो थर्ड MCQ था उसका लास्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था जिसका आंसर आपको देना था। तो अब हम फिलहाल उसका आंसर देते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका क्या अर्थ होता है? 4 ऑप्शन है। कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। शिक्षार्थियों में ना तो विशेषताएं होती हैं, ना ही उनके में लक्ष्य समान होते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव है, ये भी नहीं है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, ऐसा भी नहीं होगा। इस हिसाब से पहला वाला जो है यहाँ पर फिट बैठ रहा है कि कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। यही जो है विद्यार्थी का विशिष्ट गुण होता है, या आप ये कह सकते हैं बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अब हम चलते हैं MCQ 4 के पहले क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है, सूर्य बच्चे के साथ चलता है और उसके मुड़ने का अनुकरण करता है। कौन? सूरज जो है बच्चे के साथ चल रहा है, बच्चा मुड़ रहा है तो उसके साथ मुड़ भी रहा है, तो उसका अनुकरण कर रहा है और बच्चे की बात भी सुनता है। तो ये कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? यहाँ पर ये बताना है कि बालक ऐसा क्यों सोचता है, क्या उसके मन में चलता है। तो क्या है, उसका सजीव चिंतन है, उसका तार्किक चिंतन है, मूर्त चिंतन है, या पर्यावरणीय चिंतन है? देखिए, जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो जो भी सोचते हैं वो अपनी लाइट थिंकिंग में चलते हैं, मतलब सजीव चिंतन करके चलते हैं। चाहे वो खिलौने खेल रहे हो या कुछ भी सोच रहे हो, तो उनको लगता है कि जो भी चीजें हैं आसपास सब सजीव है, चाहे वो प्लास्टिक के खिलौने हो, चाहे वो कोई भी लकड़ी का सामान हो, तो उनका जो मन होता है वो हर समय सजीव चिंतन करके चलता है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य बच्चे के साथ चलता है, ये उनका सजीव चिंतन होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत फेमस बुक है और कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम वगैरह में। तो यहाँ पर इसको आप बिल्कुल मन में रख लीजिए कि ये बुक किसकी है। तो मैं आपको सीधे आंसर की तरफ ले चलता हूँ। ये बुक है स्टैनले हॉल की। तो ये स्टैनले हॉल ने जो है लिखी थी और काफी फेमस है, तो इसीलिए शायद स्टैनले हॉल को किशोरावस्था के बारे में या किशोरावस्था से संबंधित जो मनोविज्ञान है उसका जनक भी कहा जाता है। और ये काफी फेमस मनोवैज्ञानिक है किशोरावस्था को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का विधिमान निर्धारित किया था, इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, गार्डनर ने किया तो 7 था, लेकिन बाद में 2 और जोड़ दी थी। एक तो थी प्रकृतिवादी बुद्धि और दूसरी और थी अस्तित्ववादी बुद्धि, जिसके बारे में मैंने भी जस्ट इससे पहले वाले वीडियोस में बताया है आपको। तो कुल मिलाकर हो गई थी 9, लेकिन स्टार्टिंग में जो बताई थी तो 7 ही बताई थी। ठीक है, और गार्डनर का जो सिद्धांत है इसको बहुबुद्धि यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो है थ्योरी कहते हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि गार्डनर ने जो सिद्धांत दिए थे और 7 अपने अधिमान बताए थे, तो उसमें से कौन सा नहीं है? स्थान संबंधी, भावात्मक, अंतर्वैयक्तिक या भाषात्मक? ये चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सीधे ले चलता हूं। तो यहाँ पर जो भावात्मक बुद्धि है वो गार्डनर ने नहीं बताई थी। ठीक है, ये यहाँ पे अलग कर लेंगे। स्थान संबंधी भी है, अंतर्वैयक्तिक भी है और भाषात्मक बुद्धि भी है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि गार्डनर के अकॉर्डिंग भावात्मक बुद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो जो गर्भ में बच्चा पलता है तो उसको मैच्योर होने में कितना टाइम लगता है, ये दिन के हिसाब से आपको याद रखना है। तो जो सही आंसर है वो 280 है, यानी कि 280 डेज में जो है एक बच्चा विकसित होता है गर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है? ठीक है, सही नहीं है। विशिष्ट से सामान्य की ओर सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर होती है, या वर्तिकुलाकार गति होती है? देखिए, जो विकास होता है ये स्पेशल होता है और पिछला जो भी विकास हो चुका होता है वो अगले विकास से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन होता है। तो जो भी चीज आज छोटी है तो वो और बड़ी होगी और बड़ी होगी, और ये जो विकास जो है हमेशा बड़े रूप में चलता चला जाएगा। तो सामान्य चीजें पहले होंगी और विशिष्ट चीजें बाद में होंगी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि
विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो विकास जो है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं जाएगा। तो यहाँ ये चीज गलत दिखाई दे रही है, इसलिए हमें गलत वाला ऑप्शन बताना है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो यहाँ पे सार्वभौमिक प्रक्रिया भी सही है, दिशा सिर से पैर की तरफ होती है, ये भी सही है, और वर्तुलाकार गति होती है, ये भी सही चीज है। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर, सिर, धड़ या सभी का। देखिए बात हो रही है सर्वप्रथम निर्माण, होता तो सबका है, लेकिन सबसे पहले किस चीज का निर्माण होता है, ये चीज यहाँ पे प्रश्न में आ रही है ना। बहुत लोगों को लगेगा कि सभी का होता है, लेकिन सर्वप्रथम सबसे पहले किस चीज का होता है, तो वो होता है सिर। तो सबसे पहले किसी बालक या जो भी बच्चा संतान पैदा होती है, उसमें गर्भ में सबसे पहले सिर का निर्माण होता है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, याद भी रखेंगे कि 350 ग्राम होता है। जब बालक किशोरावस्था में आ जाता है, तब उसका जो दिमाग का वजन होता है या सिर मस्तिष्क का भार होता है, वो 1450 ग्राम हो जाता है, जो कि आगे भी यही बना रहता है। तो ये वयस या किशोरावस्था के लास्ट में आप इसको काउंट कर सकते हैं, और ये जो जन्म के समय है ये 350 ग्राम होता है। कल्पना जगत में विचरण होता है, किस समय ऐसा होता है कि जो बालक है, जो बच्चा है, वो कल्पना जगत में रहता है, मतलब अपने दिवा स्वप्न में रहता है। तो शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था या किशोरावस्था। तो इसमें जो सही आंसर है वो है शैशवावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था में भी वो कल्पना जगत में रहता है, और किशोरावस्था में भी काफी दिवा स्वप्न बालक या बच्चे, जो लड़कियां हैं लड़के हैं, वो देखते रहते हैं। तो इसलिए ये डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, और इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए ऑप्शन एक ही दिया हो, मान लीजिए शैशवा किशोरा अलग ही अलग दिया हो, तो यहाँ पे किशोरावस्था दिवा स्वप्न में चला जाता है ना। बच्चे भी कल्पना जगत में रहते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि अपने खिलौनों में खो जाते हैं। मान लीजिए खिलौने उनके पास रखे हुए हैं, तो वो इसमें उन खिलौनों के कहानी के रूप में चल देते हैं कि भाई ये घोड़ा है, ये बात कर रहा है, एक बिल्ली वाला खिलौना है, तो आपस में बात कर रहा है। तो वो एक सजीव चिंतन करते हैं कल्पना जगत में, लेकिन दोनों करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। किशोरावस्था एक नया जन्म है, और इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ये कथन देने वाले कौन है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल मैंने जो यहाँ पे परिभाषाएं रखी हैं, वे ऐसी रखी हैं जो कई बार पेपर में दिखाई दे जाती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे सही आंसर है स्टेनले हॉल, जिनके भी आपने बुक का नाम पढ़ा था, एडोलेसेंस। यहाँ पर ये स्टेनले हॉल की बहुत फेमस लाइन है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? नाम से ही लग रहा है कि बॉक्स से निकलकर, मतलब मान लीजिए आप किसी कमरे में बंद है, तो उससे निकलकर कुछ सोचना। अपने माइंड को आप एक जगह स्थिर न रख के कई विचारों से उसको जो है ओतप्रोत कर दीजिए, और सोचिए कि किस किस तरीके से हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। क्या अनुकूलन चिंतन होता है, क्या स्मृति आधारित चिंतन होता है, अपसारी होता है या अभिसारी होता है? देखिए आप लोग जानते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स, मान लीजिए कोई बॉक्स है, इससे निकलकर हम कई विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, संज्ञानात्मक तरीके से सोच रहे हैं। तो ये कहाँ हो सकता है? देखिए जो फिगर है वो आपको कुछ बताने का प्रयास जरूर कर रहा है, अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी की है। तो इसे कहते हैं अपसारी, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो कई प्रकार से होती है ना। जो आप इस तरीके का फिगर बनाते हैं कि ये थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, तो ये चीज अपसारी थिंकिंग से संबंधित होती है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स कभी भी लिखा हो तो वो अपसारी चिंतन से संबंधित होता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात हो रही है, तो इसके अनुसार गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है? आइए देखते हैं कि कक्षा के कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। ये तो बड़ा अजीब सी बात है, तो गलत हो जाएगा। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं, ये भी बड़ा अजीब सा है। ये बच्चे के विचार के अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं, तो ठीक लग रहा है। यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण वर्ग करने के लिए भी महत्वपूर्ण उपकरण है। अब बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने के लिए काम तो वही होता है, सही बात है, गलतियों का एक सहारा लिया जाता है कि भाई तुम्हारा गलत है तो तुम अनुत्तीर्ण हो जाओगे, मतलब पास नहीं होगे, और उत्तीर्ण का मतलब पास हो जाओगे। तो इस तरीके से कहा जाता है, लेकिन ये चीज अच्छी नहीं है, एनसीएफ नहीं कहेगा ऐसा।
इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही मैच कर रहा है कि उनकी जो अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है और वो अपनी गलतियों से पहचान करते हैं कि किस तरीके से हमको सही काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकृत लिखावट। तो विकृत मतलब खराब, तो खराब लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी का एक लक्षण किससे संबंधित होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सीधे सीधे, बहुत ही सरल है, डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया जो होता है वो लिखावट से संबंधित होता है। तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है लिखने से संबंधित, वो डिस्ग्राफिया होती है। तो बाकी तो आपको पता ही है, डिस्प्रेक्सिया होती है भाषण से संबंधित, और डिस्कैल्कुलिया जो होती है वो गणितीय समस्याओं से संबंधित होती है, और जो डिस्लेक्सिया है वो तो काफी फेमस है, पढ़ने से संबंधित होती है। तो फिलहाल यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार क्या है? तो समावेशी शिक्षा का मतलब आप जानते ही हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, और जो सामान्य बच्चे होते हैं और जो असामान्य होते हैं किसी न किसी रूप में अपने शारीरिक समस्याओं से लेकर, तो उनको साथ में बैठाल कर जो शिक्षा दी जाती है उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो मूल आधार क्या है इसमें देखते हैं। समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। तो बड़ी अच्छी बात है, सही बात है, लेकिन और देखते हैं क्या है। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानव एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर दया करने की आवश्यकता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए अलग विद्यालयों की जो व्यवस्था करना लागत प्रभावी है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, और कुछ मिलते जुलते भी लग रहे हैं, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा भी सही लग रहे हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं उसमें समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। मतलब विद्यालयों को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जो विभिन्नताएं हैं उनको सबको एक करके चलना है, ले करके चलना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, यानी कि एनसीएफ 2005 की बात हो रही है। एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? बच्चों के अनुभवों को निरस्त करके पाठ्यपुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। पाठ्यपुस्तक के अध्याय को क्रमवार पूरा करना चाहिए? हाँ, ये तो ठीक है। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें। ये भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक ठीक है। बच्चों को उनकी अपनी समझ और पर्याप्त ज्ञान को साझा करने के लिए पर्याप्त अवसर देना। जो पर्याप्त अवसर देने वाली बात होती है ना, ये ज्यादा सही हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो डी ऑप्शन है ये बेस्ट आंसर है। बच्चों को उनकी अपनी समझ और ज्ञान को साझा करने में पर्याप्त अवसर देना चाहिए। ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता है, और जो 14 है उसका डी सही है। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में एक शिक्षिका के पास बधिर बच्चा है और उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? बधिर मतलब जिसको थोड़ा सुनाई कम दे रहा है, सुनने में समस्या है, ठीक है। विद्यालय सलाहकार से कहें कि वे बच्चे के अभिभावकों से बात करें और उन्हें अपने विद्यालय से हटाने के लिए कहें। तो ये तो गलत है, ये तो यहाँ पर निगेटिव पॉइंट हो जाता है। यह बच्चे को उस स्थान पर बिठाएं जहां वह शिक्षिका के चेहरे के भाव को साफ तौर से देख सके। तो चेहरे के भाव देखने का मतलब क्या है कि चेहरे के भाव जो शिक्षा संबंधी है, जो वो पढ़ा रही हैं, वो उसको समझ में आए। क्योंकि जब वो सुनाई नहीं देगा, उसको जो भी वो बोल रही हैं वो नहीं सुनाई देगा, तो इससे क्या होगा, दिक्कत आएगी कि उसको जो भी कंफ्यूजन है वो बनी रहेगी। इसलिए ये जो है बिल्कुल सही चीज है, और आपका आंसर भी जो है बी सही हो जाएगा। उसके बाद वाले भी देख लेते हैं। उसके प्रति संकेत करें कि जिससे वो बच्चा बार बार नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये तो ठीक है ये भी, लेकिन बी ज्यादा बेस्ट है यहाँ पर। और जो डी है उसमें तो लिखा है बच्चे को डांट फटकार करके उसको अलग स्थान पर बैठा देना। तो ये तो बिल्कुल है, डांट फटकारने वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो ये भी एक प्रकार से गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपका 15 का बी। नेक्स्ट है अधिगम निर्योग्यता, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी की बात हो रही है। जो अधिगम में समस्याएं होती हैं उन बच्चों की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अधिगम निर्योग्यता के आगे क्या है कि बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत सक्रिय हो जाएंगे उनकी बुद्धि लब्धि कम हो जाएगी, तो ये तो गलत है। बहुत बुद्धिमान और परिपक्व होते हैं, ये भी नहीं कह सकते। कुछ भी नहीं सीख सकते, तो ये भी गलत है।
अधिगम के कुछ पक्षों से जो संघर्ष करते हैं। तो ये जो आंसर है बिल्कुल सही है कि जैसे मान लीजिए उसको डिसलेक्सिया है तो वो पढ़ने में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम है, डिस्ग्राफिया है तो लिखने में समस्या है, डिस्कैल्कुलिया है तो मैथ से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इस तरीके से वो कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं, ना कि हर चीज में वो जो है माइनस हो जाते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो तो इसे क्या कहते हैं? मतलब आपकी बॉडी है, और बहुत अच्छी तो नहीं है मेरी ड्राइंग, लेकिन आप समझ लीजिए कि मतलब आपका जो एक पार्ट है, और आप मान लीजिए इस हाथ से दाएं हाथ से कुछ सीख सकते हैं और वही चीज अपने बाएं हाथ को भी सिखाने लगते हैं, तो ये चीज एक प्रकार से दूसरे पार्ट में भी एक्टिव हो जाएगी। तो इसे कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। ठीक है, अपने एक शरीर के भाग को जब कुछ सिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप टेनिस खेलना सीख रहे हैं, और वो जो टेनिस है वो आप सोच रहे हैं कि क्यों ना बाएं हाथ से भी प्रयास किया जाए खेलने का, क्योंकि हो सकता है कि कभी हमको बाएं हाथ से भी खेलना पड़ जाए। तो दायां हाथ अगर एक्टिव है, उसी चीज को आप बाएं हाथ को भी सिखाना चाहते हैं, तो ये चीज क्या हो जाएगी? द्विपार्श्विक अंतरण हो जाती है। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और अल्बर्ट बंडूरा को आपने जरूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो सही है मैं सीधे आपको वहीं ले चलता हूं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। कुछ लोग समझते हैं कि सामाजिक सिद्धांत तो लेव वाइगोट्स्की ने भी दिया था, अल्बर्ट बंडूरा ने भी दिया था, तो किसको ऐड करें इसमें? तो देखिए, अल्बर्ट बंडूरा ने जो दिया था वो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। ठीक किस तरीके से सामाजिक अधिगम होगा, लेकिन जो लेव वाइगोट्स्की थे उन्होंने क्या था कि सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था कि एक बच्चा समाज में रहकर सीखता कैसे है, भाषा कैसे सीखता है। मेन उनका जो फोकस था वो भाषा पे था। यहाँ पर सामाजिक अधिगम है, जो भी सिखाना चाह रहा है, समाज की चीजों को सीख रहा है बच्चा, वो स्वयं सीखने का प्रयास कर रहा है। इसलिए अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत है वो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? संरचनावादियों का, व्यवहारविदों का, मनोविश्लेषकों का, या गेस्टाल्टवादियों का? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं और क्षेत्र सिद्धांत आपको बताना है किसने दिया था। तो यहां पर मैं बता दूं कि जो क्षेत्र सिद्धांत है वो दिया था किसने? फील्ड थ्योरी किसने दी थी? लेविन ने दी थी, कर्ट लेविन ने। ठीक है, कर्ट लेविन ने दी थी। अब आप कहोगे कर्ट लेविन ने दी थी, लेकिन हम रखेंगे किसने इसको? तो ये जो थे, ये थे गेस्टाल्टवाद से संबंधित। तो गेस्टाल्टवादी जो है, ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर आपका। तो कर्ट लेविन गेस्टाल्टवादी थे और इन्होंने क्षेत्र सिद्धांत दिया था। एक फार्मूला भी आता है कभी कभी, B = F/P/E, यानी कि जो बिहेवियर है वो जो पर्सन है और एनवायरनमेंट है उससे ही जुड़कर बनता है किसी व्यक्ति का। यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया था कर्ट लेविन ने, और इसकी थ्योरी दी है, मैं आपको दे दूंगा, इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो जितने भी क्वेश्चन है उससे संबंधित जो भी वीडियोस होंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, गेस्टाल्टवादी। एक शिक्षक को अपनी विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? तो एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को समझने का प्रयास करना चाहिए ना, तो ये किससे संबंधित है, ये चीज आपको बतानी है। जो समझना है, किसी के व्यवहार को समझना है, किसी के आदतों को समझना है, किस तरीके की क्रियाकलाप करते हैं, तो ये चीज मनोविज्ञान से संबंधित होती है। और जब ये काम एक शिक्षक कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो शिक्षा मनोविज्ञान हो जाएगा, है ना। बहुत सरल सा क्वेश्चन था ये। यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान बिल्कुल सही है, और अगर आपने डी लगाया है तो आपका एक आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम है? तो यहाँ पर प्रश्न को समझे, हर तरीके से आपको प्रश्न को समझना है। सीखने की प्रक्रिया चल रही है और विद्यार्थियों द्वारा कुछ त्रुटियां हो रही हैं, तो आपकी समझ में क्या सही होना चाहिए? चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। अब करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन त्रुटियां तो हो जाती है ना। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं, ये भी सही बात है। कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां भी कर सकता है, तो लग तो रहा है चारों सही है। लेकिन जो त्रुटि होती है ना, लोग कहते हैं ना आदमी अपनी गलतियों से सीखता है, तो वो एक पार्ट होती है हमारे लर्निंग टेबल का। ऐसा नहीं है कि हर समय आप सीखते ही रहेंगे। आपसे कह दिया जाओ
ये बना के ले आओ, ये कर लिख के ले आओ, तो आप कहीं ना कहीं त्रुटि करेंगे। जब त्रुटि करेंगे तो उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझेंगे। समझ गए तो अच्छी बात है ही, लेकिन त्रुटि करते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे। इसीलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग होती हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। सिद्धांत के रूप में रचनावाद, तो रचनावाद को आप संरचनावाद भी कह सकते हैं, सिर्फ रचनावाद नहीं है। इंग्लिश में इसको कंस्ट्रक्टिविज्म ही कहते हैं, लेकिन हिंदी में कभी रचनावाद तो कभी संरचनावाद, इस तरीके से कह दिया जाता है। तो क्या है रचनावाद या संरचनावाद? पहला ऑप्शन है दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने के शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। दूसरा ऑप्शन है सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण करने के द्वारा जांच करने पर बल देता है। शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है या अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। देखिए, जो संरचनावाद होता है ना, वो ये कहता है कि तुम क्या बना सकते हो, तुम खुद क्या कर सकते हो, आप क्या सोचते हैं, किस चीज को डेवलप कर सकते हैं, कुछ नया है आपके अंदर, कुछ आप सृजित कर सकते हैं, ये चीज कहती है संरचनावाद। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने के शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देना है। कौन? रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म। तो भी ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबंधित करने का बेहतर तरीका है। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को, ठीक है, क्या है? अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, तो इसमें महंगी और चमकदार अगर ना लिखा होता तो ये भी कहीं ना कहीं ठीक लगता। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, ये भी सही है। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, तो कहानी कथन स्पेशली मान लीजिए आप विज्ञान पढ़ रहे हैं छोटे लेवल पे, तो आप कहानी पढ़ेंगे तो वो चीज समझ में नहीं आएगी। नहीं, कोई भी आप जैसे मान लीजिए मैथ पढ़ रहे हैं, भाई प्राइमरी लेवल पे मैथ भी पढ़ सकते हैं, तो वहाँ पे कहानी थोड़ी समझ जाएगी। तो ये नीचे आना तो बिल्कुल गलत है। और बाकी चीजें सही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां हैं। लेकिन इस हिसाब से जो पहला ऑप्शन ये कहता है कि जिस चीज में अक्षमता है उसी के अनुरूप शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, है ना। जो चीज आपकी कमजोर हो रहा है, बच्चे के ऊपर उसी अलग पद्धति का प्रयोग करके उसको सिखाने का प्रयास करना। यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। सभी प्राणी अपनी प्रजाति के गुणों में अनुरूप ही विकसित होते हैं और इस कथन में बालक के विकास का कौन सा सिद्धांत है? देखिए, सिद्धांत की बात आ गई यहाँ पर। ये जो अभिवृद्धि या विकास का सिद्धांत होते हैं, मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा मैं उसका, तो उसमें आपको बताना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है सभी प्राणी अपनी प्रजाति के गुणों के अनुरूप ही विकसित होते हैं। जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वो मनुष्य के रूप में जो है विकसित होगा, जो गाय है वो गाय के रूप में होगी, जो कुत्ता है वो कुत्ता के रूप में विकसित होगा। तो अपने ही अनुरूप, अपने गुणों के रूप में अनुरूप जो है वो विकसित होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, समान प्रतिमान का सिद्धांत। आपने अगर वो वीडियो देखा है तो आपके लिए ये जो प्रश्न है थोड़ा सा सरल हो जाएंगे, क्योंकि सब सिद्धांत अपनी अलग अलग बातें करते हैं, है ना। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या होता है कि आपके जो भी विकास के कड़ियां हैं, जैसे मान लीजिए संवेगात्मक विकास है, शारीरिक विकास है, तो ये सब एक साथ आपको ग्रो कराने का मौका देती है। मतलब आप बड़े हो रहे हैं तो आपका संवेगात्मक विकास भी हो रहा है और शारीरिक विकास भी हो रहा है, तो वो होता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। और जीवन जो है वो लगातार किसी न किसी विकास के रूप में आगे बढ़ता है, इसको सतत विकास कहते हैं। और जो बालक क्रियाएं करता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर ही हमेशा करता है, जिससे मैंने अभी आपको बताया भी था, उसमें विशिष्ट से सामान्य वाला गलत हो गया था। तो ये भी एक प्रकार से सिद्धांत हो जाता है, सामान्य से विशिष्ट। तो सभी सिद्धांत हैं, लेकिन ये जो पहला ऑप्शन है इस क्वेश्चन के आधार पर सही हो जाएगा, ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, और यह परिभाषा किसने दी? बहुत ही फेमस है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इस परिभाषाओं को छोड़ दीजिए, नहीं तो अनुसार तो याद ही नहीं होते। लिए ऐसी परिभाषाएं हैं, जैसे आपको वो वाली याद है, संघर्ष और तूफान की अवस्था किसने कहा था? किसने कहा था बताना। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बार जरूर बताइएगा कि किशोरावस्था को संघर्ष और तूफान की अवस्था किसने कहा था। बिल्कुल याद होगा आप लोगों को। लेकिन उसी तरीके से ये भी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दी थी क्रो एंड क्रो ने। ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के विकास के बारे में कौन सा असत्य है, मतलब सही नहीं है? प्रत्येक अवस्था में बालक के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। बालक के विकास का मापन अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार के माध्यम से किया जाता है। अभिवृद्धि की अपेक्षा विकास एक संकुचित संप्रत्यय है।
या बालक के विकास का मापन गुणात्मक होता है। देखिए ये भी सही है, तो यहाँ पर जो असत्य बताना है तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ये भी सही है, अलग अलग होती हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि जो मापन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, बिल्कुल सही बात है। अभिवृद्धि की अपेक्षा विकास एक संकुचित संप्रत्यय है, ये गलत है और गलत ही बताना है हमको, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अभिवृद्धि जो होती है, जो ग्रोथ होती है वो छोटा पार्ट होता है और ये कह रहे हैं कि विकास एक छोटा पार्ट है। नहीं, डेवलपमेंट एक बिगेस्ट प्रॉपर्टी और अभिवृद्धि उसमें एक खुद उसका एक पार्ट है विकास का। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाता है। सिरोपुक्ष विकास का नियम क्या है? तो इसको अगर आप इंग्लिश में पढ़ें तो ज्यादा बेटर रहेगा। सिफेलोकाउडल कहते हैं इसको, और सिफेलोकाउडल से याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सिफेलोकाउडल की हिंदी क्या पता कुछ और बना दी जाए। सिरोपुक्ष नाम से लग रहा है सिर और पूंछ, है ना। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। बालक की वृद्धि और विकास सिर से पैर की ओर होता है। बालक की वृद्धि और विकास पैर से सिर की ओर होता है। बालक की वृद्धि और विकास मध्य भागों से बाह्य भागों की ओर होता है, या बालक की वृद्धि और विकास बाह्य भागों से मध्य भागों की ओर होता है। तो दो बातें लिखी हैं, बस उन्हीं को उल्टा पुल्टा किया गया है। लेकिन सिरोपुच्छ या सिफेलोकाउडल, सीधे आंसर पे ले चलता हूं आपको। अगर आपने आंसर दिया है ये ए, तो बिल्कुल सही है। बालक की जो वृद्धि होती है वो सिर से पैर की तरफ होती है। यहाँ पर ये बिल्कुल सही हो जाता है। एक फिगर है उसके माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। ये जो ए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, पहला वाला यहाँ पर, ये है सिफेलोकाउडल। ठीक है, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, सिफेलोकाउडल। तो ये क्या है? सिर से पैर की तरफ। देखिए जो एरो बने हैं इससे आप समझ सकते हैं। और ये जो बी है इसको समझ लीजिएगा, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। इसको मैं लिख देता हूं प्रॉक्सिमो, और आगे है डिस्टल। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या होता है, जो शरीर का मध्य भाग होता है वहां से शुरू होता है डेवलपमेंट। जैसे जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको सबसे मिडिल माना जाता है। कभी पूछा जाए कि प्रॉक्सिमो डिस्टल में सबसे मिडिल में क्या है, तो वो मिडिल मतलब स्टार्टिंग में क्या है, तो वो है रीढ़ की हड्डी, और वहां से चारों तरफ जो डेवलपमेंट होता है वहां से शुरू होता है। तो इस तरीके से ये प्रॉक्सिमो डिस्टल और सिफेलोकाउडल दो प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं। एक ऊपर से नीचे की तरफ, उसको सिफेलोकाउडल कहते हैं, और जो प्रॉक्सिमो डिस्टल है सेंटर से चारों तरफ होता है। तो ये दोनों डिफरेंस याद रखिएगा, इस पे मोस्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बालक की अभिवृद्धि संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अभिवृद्धि का मापन परिमाणात्मक होता है। अभिवृद्धि शारीरिक अंगों की होती है। अभिवृद्धि व्यवहार को प्रभावित करती है, और अभिवृद्धि का प्रत्यक्ष रूप से मापन नहीं किया जा सकता। तो यहां पर आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। क्या अभिवृद्धि का मापन परिमाणात्मक होता है? तो बिल्कुल होता है। परिमाणात्मक का मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव, मतलब जिसको काउंट किया जा सके, है ना। तो परिमाणात्मक होती है अभिवृद्धि, क्योंकि शरीर जब बड़ा होता है तो अब आप कितना बड़ा हो गया, अब कितना चौड़ा हो गया, अब आपकी हड्डियां कितनी हो गई, पहले कितनी थी, सब कुछ काउंट किया जा सकता है। अभिवृद्धि शारीरिक अंगों की होती है। जी हाँ, बिल्कुल, अभिवृद्धि जो होती है वो शारीरिक अंगों से संबंधित होती है, तो ये भी सही है। अभिवृद्धि व्यवहार को प्रभावित करती है, और अभिवृद्धि का प्रत्यक्ष रूप से मापन नहीं किया जा सकता। तो जो यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा गलत है, तो यहाँ पे ए और बी और सी सही है, क्योंकि अब सबसे ऊपर जहां हम कह रहे हैं कि परिमाण निकाला जा सकता है और नीचे कह रहे हैं हम मापन नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज तो गलत हो गई। क्योंकि जब हम एक बार कह रहे हैं कि काउंट होता है तो नीचे फिर उस चीज को कैसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये जो तीन ऑप्शन है ये सही हो जाएंगे, ए, बी और सी, और उस हिसाब से बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। मैं दोनों तरफ टिक कर देता हूं, तो ए, बी, सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत में कौन सा नहीं है? तो जो सिद्धांत अगर आपने पढ़े हैं अभिवृद्धि और विकास के, मैं फिर से कह रहा हूं, वो आपको लिंक दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। तो अभिवृद्धि और विकास के जो सिद्धांत होते हैं उसमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है? समान प्रतिमान का सिद्धांत बिल्कुल सही है। सतत विकास का सिद्धांत ये भी सही है। पदानुक्रमिक सिद्धांत, जी नहीं, ये नहीं होता है, ये अलग है, ये अभिवृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है। तो आपको सी ऑप्शन में टिक कर देना है। बाकी जितने हैं वो अभिवृद्धि और विकास से संबंधित होते हैं। ओके, तो ये 29 हो गए हैं, और जहां तक आपको पता है कि ये 30 क्वेश्चन मैं रखता हूं अपने पूरे वीडियो में, तो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है और बहुत ही इजी है, और इसका आंसर जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।
मिलेंगे आपको आने वाले वीडियो में। जुड़े रहिएगा हमारे सबलाइन क्लासेस से।